हेलो स्टूडेंट आप लोगों का डिप्लोमा एकेडमी 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आरएसी के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन सभी का आंसर भी बताते चलूँगा जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट पहला है हमारी डिफिनीसन रेफ्रिजरेशन प्रशीतन क्या होता है। तो गाइस प्रशीतन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम निकाय तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, उसे प्रशीतन कहलाता है। क्या होता है स्टूडेंट? प्रशीतन साइंस की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं। निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, वही हमारा प्रशीतन कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा होता है वह सभी अवयव जो निकाय का तापमान कम बनाए रखते हैं, सम्मिलित रूप से रेफ्रिजरेशन निकाय कहलाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? वह सभी अवयव जो निकाय का तापमान कम बनाए रखते हैं। किसका तापमान कम बनाते हैं? निकाय का तापमान कम बनाए रखते हैं, सम्मिलित रूप से रेफ्रिजरेशन कहलाते हैं। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निम्न 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, तीसरा है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है एयर कंडीशनिंग जिसे शॉर्टकट में एसी बोला जाता है और इसे हिंदी में वातानुकूलन बोलते हैं। वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान वायु का तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता व वायु गति आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये हमारा एयर कंडीशनिंग कहलाता है। एयर कंडीशनिंग किसे कहते हैं? वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान वायु का तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता, वायु की गति के अनुसार नियंत्रित किया जाता है, वही हमारा एयर कंडीशनिंग कहलाता है। और एयर कंडीशनिंग के 2 उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है सुखाद वातानुकूलन, दूसरा है औद्योगिक वातानुकूलन। पहला है हमारा सुखाद वातानुकूलन, दूसरा है औद्योगिक वातानुकूलन। तो स्टूडेंट इसको देते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को प्रायोगिक रूप से टनर ऑफ रेफ्रिजरेशन या टीआर रेफ्रिजरेशन टन में मापते हैं। तो इसे टनर ऑफ रेफ्रिजरेशन में मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है जिसके द्वारा एक टन 1000 kg बर्फ को 24 आवर्स अंदर 0 डिग्री की समान अवस्था में पिघलता है। टन हमारा क्या होता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है। इसमें उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है जिसके द्वारा एक टन 1000 kg बर्फ को 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री पर समान अवस्था में पिघलता है। चलिए आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसे ज़रूर आप लोग करके आइएगा, इसे देख लीजिए। ये हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस 335 kg हमारा होता है 1 टनर बराबर 1000 × 335 किलो जूल प्रति किलोग्राम इन 24 आवर्स। तुम्हारा 1 टनर क्या होता है? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 × 335 अपान 24 × 60। तो ये हमारा 1 टनर बराबर आ जाएगा 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। तो 1 TR बराबर हमारा 210 किलो जूल प्रति मिनट बराबर 3.5 किलोवाट, 3.5 किलो आ जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा है यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, वही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है
टोटल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है स्टूडेंट? शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो रेफ्रिजरेशन को टनर से ज्ञात किया जाता है, इसको टनर से ज्ञात किया जाता है और इसका ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। रेफ्रिजरेशन बराबर COP इंटू वर्क डन, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। अब आ जाते हैं COP ऑफ परफॉर्मेंस पे। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है, ये हमारा परफॉर्मेंस है, रेफ्रिजरेशन है गाइस। यह कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रभाव एवं रेफ्रिजरेटर कार्य की मात्राओं का अनुपात होता है। यह हमारा कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रभाव रेफ्रिजरेटर कार्य की मात्राओं का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? रेफ्रिजरेटर कार्य का अनुपात होता है। और इसका फार्मूला होता है COP बराबर RN/W। इससे हम सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक कहते हैं, जिसका फार्मूला ये होता है COP और 1। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी फार्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा है रिलेटिव COP, एक्चुअल COP, थ्योरेटिकल COP। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। COP ऑफ हीट पंप, इसको भी देख लेते हैं। COP ऑफ हीट पंप, COP हीट पंप का फार्मूला होता है TH/TH - TL। इसको देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये एग्जाम में आने वाला है नहीं। हीट इंजन, इसको भी देख लीजिएगा, हीट इंजन हो गया। और आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। वाष्प संपीड़न निकाय में वायु रेफ्रिजरेशन निकाय का परिवर्तित एवं सुथरा हुआ रूप, जिसमें कार्यकारी पदार्थ की अवस्था वाष्प होती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? वाष्प संपीड़न निकाय। वाष्प संपीड़न निकाय हमारा वो होता है कि जिसमें वायु रेफ्रिजरेशन निकाय का परिवर्तन एवं सुथरा हुआ खप, जिसमें कार्यकारी पदार्थ की अवस्था वाष्प होती है। कैसी होती है? वाष्प होती है, वेपर होती है। वो हमारे कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें आ जाता है हमारा NH3 आ जाता है, CO2 आ जाता है, SO2 आ जाता है। इसको भी देख लेते हैं। जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस निकाय में किया जाता है वह एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। कौन सा प्रक्रम से गुजरता है? चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। यह निकाय में संघनित वाष्पित से गुजरता है। आगे चलते हैं। इस निकाय में रेफ्रिजरेंट वाष्पित में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? रेफ्रिजरेंट वाष्पित में प्रवेश करता है, जहाँ यह बाइन विलयन की गुप्त ऊष्मा को ग्रहण कर उसे ठंडे वेपर में चक्रीय करता है। जब यह संघनित में प्रवेश करता है तो यह गुप्त ऊष्मा संघनित के ठंडे जल को जो कूलर से प्राप्त होता है, हमें गुप्त ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? गुप्त ऊष्मा संघनित के ठंडे जल को जो कूलर से प्राप्त होता है। तो कूलर से हमारा ठंडे जल से प्राप्त होता है गुप्त ऊष्मा, जिसे हम रेफ्रिजरेशन प्रभाव कहते हैं या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। एलिमेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। संयंत्र में वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन इकाई के मुख्य अवयव कहा जाता है। तो इसमें हमारा 5 टॉपिक है। पहला एक कंप्रेसर, दूसरा इवेपोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस, कंडेंसर, रिसीवर। आइए इन चारों को देख लेते हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बना के जरूर आइएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा। सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसका 4-5 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। पहला संपीड़क। संपीड़क हमारा क्या होता है? वाष्पित से वाष्प को हटाना तथा इसका ताप एवं दाब उच्च कर देना, जिससे यह संघनित द्वारा संघनन हो सके, इसका कार्य है। संपीड़न का कार्य यही होता है। अब जो से प्यादा संघनित है, यह निकाय में ऊष्मा
अंतरण की तरह कार्य करता है, ऊष्मा अंतरण की तरह कार्य करता है इस निकाय में। इसका मुख्य कार्य गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को अवशोषित कर उसे ठंडा करना होता है। गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा संघनित माध्यम को प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला है हमारा वाष्पित। यह निकाय को ऊष्मांतरण सतह प्रदान करता है, ऊष्मा अंतरण सतह प्रदान करता है जिससे ऊष्मा का अंतरण वाष्पित रेफ्रिजरेंट हो सके। अब आगे चलते हैं, ग्राहक पात्र पे चलते हैं। तो यह एक भंडारण माध्यम की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? भंडारण माध्यम की तरह कार्य करता है। इसमें संघनित द्रव्य भरा होता है, जिससे वाष्पित को द्रव की सतत आपूर्ति होती है। पाँचवें पे जाते हैं गैस। पाँचवा हमारा प्रसारण। इसका मुख्य कार्य होता है वाष्पित में रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करना। यह वाष्पित में प्रवेशित द्रव के दाब को भी नियंत्रित करता है, ताकि वाष्पित में द्रव कम तापमान पर वाष्पित हो सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रेशर एंथैल्पी पी चार्ट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 100% पढ़ के जाइएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष एवं दाब को तथा क्षैतिज अक्ष पर एंथैल्पी को प्रदर्शित करता है। कहाँ प्रदर्शित करता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष पर और दाब दोनों पर क्षैतिज अक्ष का एंथैल्पी प्रदर्शित करता है। आरेख में क्रांति बिंदु पर संतृप्त द्रव रेखा एक संतृप्त वाष्प रेखा से मिलकर बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। संतृप्त जल वह होता है जिसमें तापमान मनुक्त तापमान एवं दाब संतृप्त दाब में बदल जाता है। संतृप्त द्रव रेखा के बाएं स्थान को सबसेंड लिक्विड रीजन कहते हैं। क्या इसे दिख नहीं रहा क्या लिखा है? सबकूलेट लिक्विड रीजन लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। संतृप्त द्रव रेखा तथा वाष्प रेखा बीच के क्षेत्र में आर्द्र वाष्प क्षेत्र कहते हैं। संतृप्त वाष्प रेखा दाहिने क्षेत्र में अंतृप्त वाष्प रेखा होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया इसका डायग्राम, इसको भी देख लीजिएगा। डायग्राम तो ज़रूर बना के आइएगा आप लोग, क्योंकि डायग्राम बनाने पर एग्जामिनर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इससे हमारे नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और टीएस डायग्राम भी इसका बना दीजिएगा, एंथैल्पी का टीएस डायग्राम। आगे चलता है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये 100% इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में 100% आने वाला है, इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसका डायग्राम भी बना के आइएगा। चलिए इसे देखते हैं। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल से भिन्न होता है। इसके डिफरेंस देख लेते हैं पहले हम। तो इसका पहला डिफरेंस है वाइपर रेफ्रिजरेटर जो इवापोरेटर बाहर निकालता है सुपर हीटेड स्टेट में होगा। जो रेफ्रिजरेटर इवापोरेटर से बाहर निकालता है वही हमारा सुपर हीटेड स्टेट में होता है। चलिए आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेट को कंप्रेशन ना तो एस्ट्रॉपी होगा और ना ही पॉलीट्रॉपी होगा। थर्ड पे चलते हैं। हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वैल्यू में जाने से पहले कंडेंसर में अति शीतल कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? अति शीतल कर ली जाती है कंडेंसर में जाने से पहले। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम। प्रेशर ड्रॉप इवापोरेटर एंड कंडेंसर में होता है। इसका प्रेशर और ड्रॉप दोनों इवापोरेटर या कंडेंसर में होता है। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में होने वाला है। इसे बढ़िया तैयार कर लीजिए, इसके पूरे प्रोसेस को तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट में तैयार कर लीजिएगा, बाकी एग्जाम में आप टॉपिक वाइज लिखिएगा, उससे रहते हैं आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको देख लीजिएगा आप थोड़ा बहुत, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका डायग्राम ही इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर हमारा है रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो प्रसारण एवं वाष्पन एक्सपेंशन एंड वेपराइजेशन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा कंडेंसेशन
के दौरान अवशोषित ऊष्मा को बाहर निकालता है। हमारा ये प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें एक्सपेंशन एंड वेपराइजेशन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा कंडेंसर के दौरान अवशोषित ऊष्मा को बाहर निकालता है। कंडेंसर के दौरान ऊष्मा को शोषित करके बाहर निकालता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसे देख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट एक ऊष्मावाहक की तरह कार्य करता है। किसी तरह कार्य करता है? ऊष्मावाहक की तरह कार्य करता है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कंप्रेशन, एक्सपेंशन, वेपराइजेशन से ऊष्मा का आदान प्रदान करें। इसको भी देख लेते हैं, या तो फिर इसको लिख दीजिएगा। ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमान से कार्य करता है तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रवाहित करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट देख लिया। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जिन्हें हिंदी में प्राथमिक रेफ्रिजरेंट और द्वितीयक रेफ्रिजरेंट नाम जानते हैं। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हम देख लेते हैं। इसमें आता है हमारा हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, असंतृप्त कार्बन रेफ्रिजरेंट, एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट है। तो प्रॉपर्टी हमारी इसमें आते हैं, पहला होता है लो बॉयलर पॉइंट, दूसरा होता है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन, धातु से त्वरण रहित होना चाहिए, ज्वलनशील रहित होना चाहिए, विस्फोटन नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। इसके टोटल 13 टॉपिक हैं, 13 हम देख लेते हैं। निम्न लागत होनी चाहिए, आसानी से द्रवित होना चाहिए, दुर्गंध रहित होना चाहिए, आसानी से मिश्रित होना चाहिए। इतना हमारा ये रेफ्रिजरेंट का नामकरण, ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम। आगे चलते हैं, रेफ्रिजरेंट के भौतिक तथा रासायनिक गुण। आइए इसको देख लेते हैं। रेफ्रिजरेंट के भौतिक एवं रासायनिक प्रॉपर्टी। तुम्हारी ये रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे रासायनिक गुण होता है, पहला है ज्वलनशील, दूसरा विषैलापन, तीसरा मिश्रणीय, फिर चौथा है हमारा नष्ट होने वाला गुण, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और पांचवा जल में विलायता। और हमारे हम देख लेते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टी। तुम्हारा भौतिक गुण होता है स्थिरता एवं निरक्षीयता लिखा है गैस। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको देख लेता है। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट सामान्य ताप पर गलित व वाष्पित नहीं होना चाहिए। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का सदैव अन्य धातु या पदार्थ से निष्क्रिय होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि कोई अच्छा सा रेफ्रिजरेंट सदैव अन्य धातु या पदार्थ से निष्क्रिय होना चाहिए, यानी अन्य पदार्थ से निष्क्रिय होना चाहिए। आगे चलते हैं, समतारण को, इसको भी देख लेते हैं। अमोनिया केवल लोहे एवं स्टील के साथ प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड सभी धातुओं के साथ नॉन करेंसिव होता है। आगे चलते हैं, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसको देख लेते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लिक्विड एंड वेपर रेफ्रिजरेटर सदैव लो विस्कोसिटी वाली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लो विस्कोसिटी वाली होनी चाहिए। अब आ जाते हैं थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो ये हमारा लिक्विड एंड वेपर रेफ्रिजरेटर सदैव उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? उच्च चालकता वाली होनी चाहिए हमारा लिक्विड एंड वेपर। अब इस पर आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है सदैव उच्च होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमारा सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य, ये हमारा हमेशा उच्च होना चाहिए। अब आ जाते हैं वायु रेफ्रिजरेशन पे, वेपर रेफ्रिजरेशन जिसे कहते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन की सबसे पुरानी विधि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें रेफ्रिजरेटर पूरे चक्र के दौरान गैसीय अवस्था में होता है, परंतु इसके निम्न निष्पादन गुणांक एवं उच्च प्रचालनता लागत का कारण यह आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है गाइस? रेफ्रिजरेशन की सबसे पुरानी विधि है ये। कौन सी विधि है? सबसे पुरानी विधि है। इसका प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें रेफ्रिजरेटर पूरे चक्र के दौरान गैसीय अवस्था में होता है, परंतु इसके निम्न निष्पादन गुणांक एवं उच्च प्रचलन लागत के कारण यह आजकल देखने को नहीं मिलता है। यानी उच्च लागत के कारण
ये हमें देखने को नहीं मिलता है आजकल। अब आगे चल रहा है, तुम्हारा ये है एयर रेफ्रिजरेशन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा ओपन एयर रेफ्रिजरेशन, दूसरा है क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन। तो ओपन हमारा खुला वायु रेफ्रिजरेशन, इसमें रेफ्रिजरेशन को बंद परिपथ में से ना तो गुजारा जा सकता है, वातावरणीय वायु के संपर्क में लाते हैं। नियंत्रण लगभग वातावरणीय दाब तक होता है। कैसा होता है नियंत्रण इसका? हमेशा लगभग वातावरणीय दाब तक होता है। अब आ जाता है सेकंड नंबर पे क्लोज रेफ्रिजरेशन पे। इस प्रकार रेफ्रिजरेशन का पाइप में सदैव रेफ्रिजरेशन होता है। इसके पाइप में सदैव रेफ्रिजरेशन होता है। इसमें दाब सदैव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पाइप में रेफ्रिजरेंट का पूरा चक्कर कर शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है रेफ्रिजरेशन का ये पूरा चक्कर करके। ये हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल आ जाता है। ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ही हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसे बढ़िया से तैयार कीजिएगा। चलिए तो अब इसे बताते हैं। वायु रेफ्रिजरेशन। वायु रेफ्रिजरेशन मुख्यतः उल्टे कार्नोट चक्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? उल्टे कार्नोट चक्र पर आधारित होता है। कार्यकारी माध्यम के रूप में रेफ्रिजरेंट या एयर का प्रयोग करता है। कार्यकारी माध्यम के रूप में रेफ्रिजरेंट किसका प्रयोग करता है? एयर का प्रयोग करता है, यानी हवा का प्रयोग करता है। माना कार्यकारी पदार्थ का प्रारंभिक बिंदु पर तापमान, दाब तथा आयतन क्रमशः TPB है, तो PB तथा TS आरेख निम्न है। तो इसका PB TS डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप बना के जरूर आइए, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये है हमारा डायग्राम, ये PB डायग्राम है और ये हमारा TS डायग्राम है। इसका डायग्राम बना दीजिए, एकदम सिंपल सा डायग्राम है। इसके मुख्य प्रमुख 4 प्रक्रम होते हैं। चलिए हम 4 प्रक्रम देख लेते हैं। पहला प्रक्रम हमारा आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रम। इस प्रक्रम के दौरान वायु को आइसेंट्रोपिक संपीड़न किया जाता है। प्रक्रम के 2 दाब P1 से P2 हो जाता है तथा विशिष्ट आयतन V1 से घटकर V2 हो जाता है। तापमान बढ़कर T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। इस प्रक्रम के दौरान ना तो ऊष्मा उत्सर्जित की जा सकती है और ना ही निष्कासित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, समतापीय संपीड़न प्रक्रम। इस प्रक्रम के दौरान वायु का आइसेंट्रोपिक प्रसारण होता है। क्या होता है? आइसेंट्रोपिक प्रसारण होता है वायु का। प्रक्रम के दौरान P2 से बढ़कर P3 आयतन V2 से घटकर V3, तापमान नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं आइसेंट्रोपिक प्रसारण प्रक्रम। तो आइसेंट्रोपिक प्रसारण प्रक्रम हमारा होता है, इस प्रक्रम के दौरान दाब P3 घटक P4, विशिष्ट आयतन V3 से बढ़कर V4 तथा ताप T4 हो जाता है। इस प्रक्रम के दौरान न तो ऊष्मा को अवशोषित होती है और ना ही ऊष्मा का निष्कासन होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। हमारा चौथा प्रक्रम है दाब मापी प्रसारण प्रक्रम। इस प्रक्रम के दौरान वायु का प्रसारण स्थिर ताप पर होता है। T4 दाब घटकर P4 से P1 हो जाता है। इसका तापमान, इसका जो है प्रसारण घटित रहता है। इस प्रक्रम के दौरान ऊष्मा को अवशोषित होती है। इसके फार्मूले हैं, इसको देख लीजिएगा, फार्मूले ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। उन्हें उल्टे कार्नोट चक्र के लिए तापमान की सीमाएं कौन कौन सी होती है, इसे हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि COP रेफ्रिजरेंट बराबर T1/T2-1 होता है, जहां T1 निम्न तापमान है और T2 उच्च तापमान है। COP में सुधार करने के लिए निम्न 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा उच्च तापमान को कम करना, दूसरा है निम्न तापमान को अधिक करना। चलिए देख लेते हैं। यही हमारे 2 होते हैं। अब आ जाते हैं बेल-कोलमैन साइकिल पे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इस बार भी आने वाला है। इसे बढ़िया तैयार कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। यह उल्टे कार्नोट चक्र का परिवर्तित
या बढ़ा हुआ रूप होता है। इसका उपयोग पानी के जहाज़ों में किया जाता है। इसका उपयोग जो है पानी के जहाज़ में किया जाता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है। इसे एमसी के प्रमुख अवयव हैं। इसके 4 अवयव हैं प्रमुख। आइए देख लेते हैं। पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कूलर, तीसरा है एक्सपेंशन डिवाइस, चौथा है रेफ्रिजरेटर। ये 4 होते हैं हमारा। ये है इसका फिगर। इसके फिगर को बना के आइएगा, खूब बढ़िया देख लीजिए इसके फिगर को। चलिए आगे चलते हैं। PVTS डायग्राम भी बना के आइएगा, इसका भी देख लीजिएगा। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक TVP है। आइए आगे चलते हैं। इसका प्रोसेस है, प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस 1 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रक्रम के दौरान रेफ्रिजरेटर से ठंडी हवा निकाल उसे संपीड़क में भेजा जाता है। इसमें जो है ठंडी हवा को निकाल कर रेफ्रिजरेटर के थ्रू उसे संपीड़क में भेजा जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी होती है। ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। तो हमारा दूसरा प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। संपीड़न से गर्म वायु कूलर में भेजी जाती है। तो संपीड़न से गर्म हवा होता है, तो उसे हम कूलर के थ्रू भेजी जाती है, जिससे इस गर्म वायु का शीतलन होता है जो स्थिर रहता है। अर्थात P3 P बराबर P2 तापमान एवं स्पेसिफिक वॉल्यूम घटकर क्रमशः T2 से T3 तथा V1 V2 से V3 हो जाता है। स्थिर दाब पर उसमें निष्कासन होता है। चलिए आगे चलते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आप प्रोसेस को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि भी वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलते हैं आगे। ये आता है हमारा बूट स्ट्रैप्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उपयोग मुख्यतः परिवहन एवं फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एयरक्राफ्ट में किया जाता है। ये कहाँ हमारा किया जाता है? इसका उपयोग मुख्यतः परिवहन एयरक्राफ्ट में इसे किया जाता है। इसका उपयोग बूट स्ट्रैप्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग हमारा एयरक्राफ्ट में किया जाता है, परिवहन एयरक्राफ्ट में। इसका फिगर है स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। सेकंड कंप्रेसर बूट स्ट्रैप कूल। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम। इसकी डिफिनीशन क्या है? इस रेफ्रिजरेशन में 2 ऊष्मा नियमित लगे होते हैं। कितने ऊष्मा लगे होते हैं? 2 ऊष्मा नियमित रूप से लगे होते हैं। शीतलन वायु पंखा के स्थान पर दूसरा संपीड़न लगा होता है। इस निकाय से पहले वायु मुख्यतः संपीड़न से हुए पहले ऊष्मा नियमित में प्रवेश करता है, जहाँ से शीतल वायु दूसरे संपीड़क जो शीतलन टरबाइन द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? संपीड़न में शीतलन टरबाइन द्वारा संचालित होता है, प्रवेश करता है। तो पुनः दूसरे ऊष्मा विनियमित से होते हुए अत्यंत शीतल वायु केबिन में प्रवेश करता है। इसके प्रमुख निम्न हैं। इसके प्रमुख प्रक्रम निम्न हैं। आइए प्रक्रम को देखते हैं। इसके 7 प्रक्रम हैं। पहला है आइसेंट्रोपी रिमिंग प्रक्रम, दूसरा है आइसेंट्रोपी संपीड़क प्रक्रम प्रथम संपीड़क में, तीसरा है हमारा वायु की शीतलन प्रथम ऊष्मा विनियमित से, चौथा हमारा शीतल वायु का आइसेंट्रोपिक संपीड़न द्वितीयक संपीड़न, और हमारा 5वां है संपीड़ित वायु का शीतलन द्वितीयक ऊष्मा विनियमित। छठा है हमारा कूलिंग एयर आइसेंट्रोपिक प्रसारण शीतलन टरबाइन के केबिन दाब तक, और 7वां हमारा वायु का तापमान इस प्रक्रम में संपन्न होता है, जिससे रेफ्रिजरेशन का प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। बूट स्ट्रैप्ड एयर इवापोरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे बूट स्ट्रैप वायु वाष्पीय रेफ्रिजरेशन निकाय भी कहते हैं। इसे आइए देख लेते हैं। इसकी क्रिया विधि एवं रचना लगभग बूट स्ट्रैप्ड वायु रेफ्रिजरेशन के निकाय के समान होता है। किसके समान होता है? क्रिया विधि एवं रचना लगभग बूट स्ट्रैप के समान होता है, जो वायु रेफ्रिजरेशन के निकाय के समान होता है। बूट स्ट्रैप और वायु रेफ्रिजरेशन के निकाय के समान होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें दूसरे हीट एक्सचेंज
एवं शीतलन टरबाइन के बीच वाष्प प्रकृति पर इवापोरेटर लगा होता है। इवापोरेटर लगा होता है इसमें। आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसका फिगर यही है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये हमारा है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। आइए इसको हम देख लेते हैं। सरल वाष्प अवशोषण निकाय का अमोनिया वाष्प रेफ्रिजरेशन है। जब एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय के संपीड़क के स्थान पर अवशोषक एक पंप तक जनरेटर एवं एक दाब कम करने वाला वाल्व लगा होता है तथा इस निकाय में प्रशीतन के रूप में NH3 व अवशोषण के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। इस निकाय के प्रमुख अवयव निम्न हैं। चलिए प्रमुख अवयव देख लेते हैं हम। हमारा पहला है अवशोषण, दूसरा है ग्राहक, पंप, जनरेटर, दाब नियंत्रक, गंधनीय, प्रसारण वाल्व, वाष्पित। ये है इसका फिगर देख लीजिएगा। फिगर तो ज़रूर बनाइए के आइएगा, आप डायग्राम ज़रूर बना के आइए वो है कि ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ये भी फिगर आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल वेपर अप्रोच एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आइए हम देख लेते हैं सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इस निकाय में वाष्पित निम्न दाब पर अमोनिया शोषक में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अमोनिया शोषक में प्रवेश करता है, जहाँ इसे ठंडे जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जल के पास इतनी क्षमता होती है कि अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सकता है। किसके अंदर इतनी क्षमता होती है? ये हमारा निकाय के अंदर होती है। जल तथा अमोनिया के इस विलयन में एक अमोनिया विलयन कहते हैं। इस विलयन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। किस विलयन के कारण तापमान में वृद्धि होती है? अमोनिया विलयन के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये अवशोषण की बाहरी शीतलन प्रणाली सामान्यतः जल शीतलन प्रणाली है, जिससे अवशोषण की ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। जिसको भी देख लीजिएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% हमारा हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस निकाय का विकास काल मुंटर एवं वाल्टजर वान प्लेटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मुंटर एवं वाल्टजर वान प्लेटन द्वारा किया गया था इसका निर्माण, जिसके कारण इस निकाय का मुंटर प्लेटन निकाय कहा गया, क्योंकि उन्हीं वैज्ञानिक ने इसका निकाय की खोज की थी, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से जाना जाता है इस निकाय को। इसे तीन द्रव अवशोषण नाम से भी निकाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन द्रव इस्तेमाल होता है। पहला अमोनिया है, दूसरा जल है, तीसरा हाइड्रोजन है। ये तीन अमोनिया हमारा इसमें इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा जल का विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। संघनित से द्रव अमोनिया वाष्पित में प्रवेश करता है तथा यह द्रव अमोनिया का तापमान अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित में वाष्प अमोनिया में कहाँ चला गया? एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं इसका। तो गाइस चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यही फिगर है इसका, इसको ज़रूर बना के आइएगा। डिमोस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, यही हमारा फिगर है, इसको ज़रूर बना के आइएगा। और इसको भी, इस फिगर को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे ज़रूर बना के आइए। फिगर तो ज़रूर बना के आइएगा एग्जाम में। आइए इसको देख लेते हैं। गर्म होने के पश्चात इस विलयन में वाष्प प्रसारित होता है, जिसके द्वारा बाहर निकाल संघनित को भेज दिया जाता है तथा विलयन को पुनः अवशोषण में भेज दिया जाता है। संघनित में अमोनिया वाष्प का संघनन होता है, जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। पुनः वाष्पित को भेज दिया जाता है। ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
वही डायग्राम आप तैयार कर लीजिए। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये हमारा 100% एग्जाम में आने वाला है। ये हमारा हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार तक पक्का आएगा। इसका डायग्राम देख लीजिए आप लोग। चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इस सिस्टम के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है ऑब्जर्वर जनरेटर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है इवेपोरेटर, चौथा है रिसीवर। तो आइए पहला देख लेते हैं। एब्जॉर्बर एंड जनरेटर्स। सौर कलेक्टर नाम से जानते हैं। सौर कलेक्टर का इस्तेमाल सूर्य तथा द्वारा विकिरण को अवशोषित करने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को ऊष्मा प्राप्त हो सके। तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? सौर कलेक्टर को सूर्य के द्वारा विकिरण को अवशोषित करने में किया जाता है। तो सोलर पैनल हमारा होता है वो सूर्य द्वारा चलता है। इस फिगर को आप जरूर बनाइएगा, देख लीजिएगा। कंडेंसर हमारा कैसे वर्क करता है? इसका मुख्य कार्य गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निष्कासित कर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करना होता है। इससे वाटर कूल कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं रिसीवर पर। यह कास्ट स्टील सिलेंडर की आकृति का बना होता है, जिसमें कंप्रेस्ड वाटर एकत्रित होता है। भाई आगे चलता है इवापोरेटर पे। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर में भेजते हैं, जहां पर यह गर्म होकर वेपर में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कंप्रेसर को। संपीड़क, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट है। इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन तब पढ़ के जाइएगा आप इसको। आइए इसको देख लेते हैं डिफिनेशन इसकी। इसमें वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हार्ट कहा जाता है। इसे वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय भी कहा जाता है। यह रेफ्रिजरेंट को पंप की सहायता से निकाय के विभिन्न अंगों तक भेजता है। जिस प्रकार से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय पंप की सहायता से पहुंचाता है। इसका मुख्य कार्य निम्न तापमान को निम्न दाब वाष्प को शीतलक कुंडली कूलिंग कॉइल से बाहर निकालकर चूसण प्रक्रम सेक्शन प्रोसेस उसके तापमान एवं दाब को बढ़ाकर उबालक बिंदु बॉयलर पॉइंट तक पहुंचाता है। उबालक बिंदु तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेंट का विभिन्न उपकरणों द्वारा संपीड़ित किया जाता है। विसर्जन रेखा उच्च तापमान एवं उच्च दाब को संग्रहित में प्रवेश करते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ये इसका वर्गीकरण है, इसको भी देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारा। ये है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसे भी आइए देख लेते हैं। इसका डायग्राम है, ये डायग्राम तो जरूर बना के आइएगा। डॉक्टर विलिस एच करियर द्वारा 1922 में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का निर्माण किया गया था। कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा निम्न दाब वाष्प को उच्च दाब वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। रोटरी कंप्रेसर, ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको चाहिए आप स्किप कर सकते हैं, बाकी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर को देख लेते हैं। कंडेंसर की तरह हीट एक्सचेंज कार्य करता है, जो उच्च तापमान एवं उच्च दाब वाष्प की अवस्था परिवर्तन कर फिर उसे निम्न दाब एवं निम्न ताप पर परिवर्तित करता है। कंडेंसर के मुख्य अवयव निम्न हैं। कंडेंसर के 5 अवयव है हमारा। पहला है कंडेंसर, दूसरा है कूलिंग टावर, तीसरा है हीट वेल, चौथा है पंप, पांचवा है ट्यूब एंड हीटर। ये हमारा फिगर है, इसको देख लीजिएगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन ऑफ कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर, इसको भी देख लीजिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सेल वॉइल कंडेंसर, ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इवापोरेटर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% क्वेश्चन में आने वाला एग्जाम में, इसे अच्छे से देख लीजिएगा।
तो आइए इसे देखते हैं। ये हमारा है इवापोरेटर, एक प्रकार का हीट है जो वाटर से एक्सचेंज वाइपर बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए संवहन ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके वाष्पीकरण की सुविधा प्रदान करता है। ये हमारा एक प्रकार का हीट होता है जो पानी को एक्सचेंज वाइपर बनने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है, वही हमारा कहलाता है इवापोरेटर। इवापोरेटर के भीतर आइए इसको देख लेते हैं। इवापोरेटर के भीतर एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड वायुमंडलीय या कम दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आता है और यह कम तापमान पर उबलता है। ये बहुत कम ही तापमान पर उबलता है। कंपोनेंट्स ऑफ इवापोरेटर, पहला है ट्यूब या चैनल जहां रिफ्रिजरेंट फ्लूइड प्रसारित होता है। दूसरा है हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाने के लिए सरफेस, और तीसरा है सोर्स ऑफ हीट। चौथा है आउटलेट पाइपिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ इवापोरेटर पे आ जाते हैं हमारा। इसके कितने टाइप होता है देख लेते हैं। पहला है बेयर ट्यूब इवापोरेटर। इस प्रकार की इवापोरेटर में सामान्यतः स्टील पाइपों या कॉपर के ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए कॉपर ट्यूब पर देख लेते हैं। कॉपर ट्यूब, इसका इस्तेमाल छोटे इवापोरेटर के लिए किया जाता है जिसमें फिर रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील पाइप का इस्तेमाल बड़े इवापोरेटर में किया जाता है जिससे अमोनिया रिफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिगर देख लीजिए, इसे बना के आइए ज़रूर। डायरेक्ट एक्सपेंशन इवापोरेटर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक ही पूछता है इसमें। साइक्रोमेट्री हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो 100% आने वाला है। ये अगर 5 नंबर देख के जाएगा। साइक्रोमेट्री को समझाइए। वायु में आर्द्रता को साइक्रोमेट्री कहते हैं। वायु में आर्द्रता मापने की कला को साइक्रोमेट्री कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन विस्तारित रूप से देखते हैं। विज्ञान की वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसे साइक्रोमेट्री कहलाती है। वायु में जल वाष्प निरपेक्ष दाब तथा मिश्रण के तापमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वायु के जल वाष्प पर निर्भर करती है। आइए आगे चलते हैं। शुष्क वाष्प देखते हैं। शुष्क वाष्प, इसमें जल के कण विद्यमान नहीं होते। कंपोनेंट्स, आयतन, द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, इसको देख लीजिएगा। अर्धवायु पर चलते हैं। या शुष्क वायु तथा जल वाष्प का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? या शुष्क वायु और जल वाष्प का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है इसमें। ये हमारा तीसरा है साइक्रोमेट्री का। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो संतृप्त कोटि, यह दिए गए इकाई शुष्क वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। और किसमें होता है? शुष्क वायु में होता है। इसको आप लोग देख लीजिए। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइक्रोमेट्री का डिफिनेशन पूछेगा तो ये सब लिखना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं। मास ऑफ वाटर वाइपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। अपान होता है मास अपॉन मास ऑफ वाटर वाइपर इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड एयर, जिसकी होता है U बराबर W/WH। आइए आगे चलते हैं। ह्यूमिडिटी पर चलते हैं, डी वाला। यह प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है। इसे 9 प्रति kg ऑफ ड्राई एयर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात भी कहा जाता है। आइए इसको देख लेते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता, आप डी तक लिख दीजिएगा, बस इतना बहुत है और ज़्यादा थ्योरी लिखने चक्कर में पड़िएगा। यह मीटर क्यूब शुष्क वायु में जल वाष्प का द्रव्यमान होता है। इसे ग्रेन प्रति मीटर क्यूब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 kg जल वाष्प बराबर 13,430 ग्रेन होता है। सापेक्ष आर्द्रता, ये भी क्वेश्चन में आता है तो 5 नंबर का जरूर पूछता है या उसे डिफिनेशन में दे देता है कभी कभी साइक्रोमेट्री में। इसको पढ़ लीजिए। इसे RH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह दिए गए अर्धवायु जल वाष्प के द्रव्यमान तथा संतृप्त वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात
होता है और जिसे फाइज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। WBT देख लेते हैं। आइए WBT देखते हैं। तो WBT हमारा क्या होता है, आर्द्र वाष्प तापमान, यह वायु का तापमान होता है। किसका तापमान होता है, वायु का तापमान होता है, जो थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। जब बल्ब को गीले कपड़े द्वारा घेर दिया जाता है तो वायु के संपर्क में होता है। जब इसके बल्ब को गीले कपड़े से ढक दिया जाता है या घेर दिया जाता है तो वायु के संपर्क में होता है। इसे TWB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। DVT शुष्क बल्ब तापमान, यह थर्मामीटर द्वारा मापित वायु का तापमान होता है। किसका तापमान होता है, थर्मामीटर द्वारा मापित वायु का तापमान होता है, जब वायु आर्द्रता द्वारा प्रभावित नहीं होता। और आगे चलते हैं आर्द्र बल्ब घनन। आर्द्र बल्ब घनन, यह शुष्क बल्ब तापमान तथा आर्द्र बल्ब तापमान का अंतर होता है। DVT माइनस WBT। आइए आगे चलते हैं। सेंसिबल हीट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, इसको अच्छे देखिएगा। यह वह ऊष्मा होती है जिससे किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए या उससे मिलाया जाए तो उस पदार्थ का तापमान परिवर्तन हो जाता है। सेंसिबल हीट क्या होता है, वह हीट होता है जिससे कि अगर किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए तो उससे पदार्थ को बाहर निकाला जाए या उसमें मिलाया जाए तो उस पदार्थ का तापमान परिवर्तन हो जाता है। जिस पदार्थ का तापमान परिवर्तन हो जाता है वो सेंसिबल हीट कहलाता है। अब लेटेंट हीट देख लेते हैं। हमारा लेटेंट हीट क्या होता है, और लेटेंट हीट होता है वह ऊष्मा होती है जिससे किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाए तो उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, मतलब तापमान में परिवर्तन नहीं होता है परंतु इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेटेंट हीट वह हीट होता है कि जिसके पदार्थ को बाहर निकाला जाए तो उसके तापमान अपरिवर्तित होता है, तापमान में कोई चेंजेस नहीं होता है परंतु इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमारा लेटेंट हीट कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के विभिन्न रेखाओं का वर्णन कीजिए। ऐसे कितनी रेखा होती हैं चार्ट का, आइए उसको देख लेते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का तुम्हारी पहली रेखा है शुष्क बल्ब तापमान रेखा, ये हमारी पहली रेखा, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह वाई एक्सिस के समांतर होती है। किसके समांतर होती है, वाई एक्सिस के समांतर होती है। ये इसका डायग्राम जरूर बना के आइएगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड चार्ट। जल वाष्प की तापमान रेखा, इसे क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह वाई एक्सिस के समांतर होती है। आइए इसकी और दूसरी शाखाएं देखते हैं। देव पॉइंट टेम्परेचर लाइन, यह क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा यह आसमान होती है। यह एक्स एक्सिस के समांतर होती है। किसके समांतर होती है, एक्स एक्सिस के समांतर होती है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के विभिन्न रेखाओं का वर्णन कीजिए। ये वही है जो अभी बताए, सेम टू सेम वही है, देख लीजिए अच्छे से। इसका डायग्राम जरूर बना के आइएगा। देव बल्ब टेम्परेचर लाइन, इसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इंथैल्पी लाइन नहीं पढ़ा है, इसको देख लेते हैं इंथैल्पी लाइन को। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इंथैल्पी लाइन। यह आसमान तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह रेखा अर्ध बल्ब तापमान के समांतर, कुछ रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यह सैचुरेटेड लाइन के ऊपर होती है। किस लाइन के ऊपर होती है, सैचुरेटेड की लाइन के ऊपर होती है। इसका डायग्राम है, डायग्राम देख लीजिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, आइए इसको देखते हैं विशिष्ट आयतन रेखा को। यह तिरछी सीधी रेखा के द्वारा समान वितरित होती है। यह हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर बनी होती है। ये हॉरिजेंटल के 60 डिग्री पर बनी होती है। इसका डायग्राम वाष्प दाब रेखा, वाइपर प्रेशर लाइन है, इसको देखते हैं। यह क्षैतिज रेखा द्वारा समान वितरित होती है। यह वाष्प दाब रेखा चार्ट में नहीं बनी होती है, यह बाएं हाथ पर चार्ट के बाहर बनी होती है। ये बाएं हाथ के चार्ट के बाहर बनी होती है। ये इसका डायग्राम जरूर बना के आइए। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का डायग्राम है। बाईपास गुणांक, बाईपास फैक्टर,
आइए इसको भी देख लेते हैं। कुंडली तथा निष्कासित वायु के बीच मध्य सतह तापमान का अंतर तथा वायु में प्रवेश समय मध्य सतह तापमान के अंतर का अनुपात होता है। इसका फार्मूला है, आइए देख लेते हैं। TB1 वायु का तापमान, TBT2 जब वायु से बाहर निकलती है, TBT3 वायु गर्म सतह से है। जब इसमें TBT1 आए तो वायु का तापमान होता है, TBT2 आए तो जब वायु से बाहर निकलती है तभी आएगा। आइए अब और आगे चलते हैं। सेंसिबल हीट हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंसिबल हीट जब वायु का तापमान बिना विशिष्ट आर्द्रता में बदले होता है। जब वायु का ताप बिना किसी विशिष्ट आर्द्रता के बदल दिया जाता है तो उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। सेंसिबल हीट क्या होता है? जब वायु का तापमान बिना किसी स्पेसिफिक आर्द्रता के बदल दिया जाए तो उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। आइए नीचे देख लेते हैं। जब वायु को शुष्क सतह से गुजारा जाता है जिसका तापमान ड्राई बल्ब टेम्परेचर से अधिक होता है, इस प्रक्रिया को सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। किसे कहते हैं सेंसिबल हीट? जब वायु को शुष्क सतह से गुजारा जाता है, शुष्क सतह से गुजारा जाता है और तापमान ड्राई बल्ब टेम्परेचर से अधिक होता है तो इस प्रक्रिया को सेंसिबल हीट कहते हैं। आइए इसके नोट पॉइंट देख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट है, इस प्रक्रम के दौरान स्पेसिफिक आर्द्रता स्थिर रहती है तथा शुष्क बल्ब टेम्परेचर बढ़ता रहता है। दूसरा देता है, इसी सतह के रूप में विद्युत कुंडली या वाष्प कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ये इसका फिगर आइए देख लेते हैं। 9th चैप्टर हमारा है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन RAC ऑटो डिफ्रॉस्ट। तुम्हारा ऑटो डिफ्रॉस्ट क्या होता है इसे हम देखते हैं। एक ऐसी तकनीक है जो नियमित रूप से एक रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर के वाष्पीकरण करने वाले को डिफ्रॉस्ट करती है। इस तकनीकी का उपयोग करने वाले उपकरणों को फास्ट फ्री या डिफ्रॉस्ट कहा जाता है। इसकी कार्यविधि देखते हैं। इसकी कार्यविधि होती है कि एक रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्ट इक्विपमेंट थोड़े समय के लिए इवापोरेटिव कॉइल को गर्म करता है। डिफ्रॉस्टिंग को इलेक्ट्रिक टाइमर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेटिक हीटर सर्किट को खोखला कर देता है। जब इवापोरेटर टेम्परेचर पूर्व निर्धारित तापमान से ऊपर उठता है तो डिफ्रॉस्ट टाइमर ऐसा है जिसमें या तो कंप्रेसर या डिफ्रॉस्ट हीटर चालू होगा, लेकिन दोनों एक समय में नहीं चल सकता है। या तो कंप्रेसर ही चलेगा या तो एक विशिष्ट डिजाइन में फ्रीजर डिब्बे को ठंडी हवा को ताज़ा भोजन में डालता है। ठंडी हवा को ताज़ा भोजन में डाल देता है, इससे हमारा ताज़ा भोजन ठंडा हो जाता है और वाष्प फ्रीजर डिब्बे में परिचालित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लास्ट कूलिंग देखते हैं, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लास्ट कूलिंग, तो आइए देखते हैं हमारा ब्लास्ट कूलिंग क्या होता है। ब्लास्ट कूलिंग एक प्रीलोडिंग विधि है। कौन सी विधि है? प्रीलोडिंग विधि है, जिसमें भोजन को कम तापमान ठंडा करने के लिए अपेक्षाकृत उच्च वर्गों हवा को प्रवाहित किया जाता है। इसका कार्य ये होता है ब्लास्ट कूलिंग का कि भोजन का जो टेम्परेचर होता है उसे कम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्लास्ट कूलिंग का। आइए आगे देखते हैं। इसे बलात वायु कूलिंग ब्लास्ट भी कहा जाता है। यह तेज़ी से कम होते हुए गुणवत्ता को बनाए रखने, शेल्फ लाइफ का विस्तार करने, माइक्रोबियल विकास को करने के लिए उत्पादन के बल्ब तापमान को कम करता है। ब्लास्ट कूलिंग एक शीतलन सुरंग का उपयोग करता है। कौन सुरंग का उपयोग करता है? शीतलन। आइए देख लेते हैं स्टार रेटिंग क्या होता है। ये 100% क्वेश्चन आने वाला है। स्टार रेटिंग आइए देखते हैं क्या होता है। सन 1986 रेफ्रिजरेटर एवं फ्रिज के लिए आवश्यक हो गया है कि वह ऊर्जा स्तर को डिस्प्ले करें। ऊर्जा रेटिंग यह प्रदर्शित करता है कि कितनी ऊर्जा प्रतिवर्धित की खपत होगी। स्टार रेटिंग यह प्रदर्शित करता है जितना ज़्यादा स्टार रहेगा
उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी खपत करेगा। और इसकी साइज एवं प्रकार के रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के लिए कौन सा ज़्यादा दक्ष है। और जितना ज़्यादा स्टार रहेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और उतना ही स्पीड काम करेगा। आपको स्टार रेटिंग तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। भारत में स्टार रेटेड फ्रिज को खरीदना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कौन से कम ऊर्जा और उच्च ऊर्जा प्रशीतन क्षमता प्रदान करेगी, कौन सा ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, कौन सा स्लो में काम करेगा, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा, कौन से कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा। वो सभी स्टार के माध्यम से ही होता है हमारा। इसका डायग्राम भी बना के आइएगा आप लोग। और गाइस आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। मेरा नंबर है 63 93 89 36 90। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी मैराथन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो गाइस अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैराथन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर मैराथन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट कीजिए। और गाइस अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का भी मैराथन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम ज़रूर बना कोशिश करेंगे उसको। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।